नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं राजीव। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है ताकि सत्ता बची रहे। आप याद कीजिए कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाया था। मुजफ्फरनगर और कैराना को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके और बहुत कुछ पाने की कोशिश हुई थी। कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन कैराना में बीजेपी जीत नहीं पाई। अब फिर से चुनाव है। कैराना के पलायन का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। पिछले साल नवंबर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यानी नवंबर 2021 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना जाकर पलायन की बुझती आग में घी डाल आए थे। और अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना की भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी चौक बाजार की गलियों में जाकर पन्ना प्रमुख की तरह अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे और पलायन के मुद्दे को फिर से उन्होंने हवा दी। आज डीवी लाइव की टीम कैराना में थी। हमने वहां पहुंचकर यही जानने समझने की कोशिश की कि क्या सचमुच कैराना में पलायन बड़ा मुद्दा है। क्या इस बार का चुनाव भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। आप जानते ही हैं कि कैराना में पहले फेज में यानी 10 फरवरी को मतदान है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 3,17,000 के करीब है, यानी 3.25 लाख कह सकते हैं, जिनमें 1,10,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं, करीब 90,000 जाट वोटर्स हैं, मतदाता हैं, और 36,000 दलित मतदाता हैं, 34,000 कश्यप मतदाता हैं, 11,000 ब्राह्मण हैं, 25,000 गुर्जर हैं और 7,000 वैश्य, जबकि 4,800 क्षत्रिय भी कैराना में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कैराना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आती है। ये भी आप जानते हैं, शामली जिले से पहले कुछ पार्ट जो है सहारनपुर और कुछ पार्ट इधर मुजफ्फरनगर से भी जो मिलता था, लेकिन अब शामली जिला और उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें कैराना एक है। 2017 में समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह को 21,162 वोटों के मार्जिन से हराया था कैराना विधानसभा चुनाव। खैर, ये तो कैराना का चुनावी अंकगणित है। आइए इस मुद्दे को समझते हैं कि ये और जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि अमित शाह को डोर टू डोर प्रचार के लिए, कैंपेन के लिए कैराना जाना पड़ा। आइए चर्चा की शुरुआत करें और इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह जी आज हमारे साथ थे कैराना में और आंखों देखी बता सकते हैं अजय जी। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोगों का इस कार्यक्रम में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। और चले सबसे पहले चलते हैं कैराना। क्या कुछ हमने देखा, एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या सचमुच पलायन की चिंगारी फिर से भभक उठी है, ये समझने की कोशिश। और पलायन अगर मुद्दा है तो कौन सा पलायन? क्या हिंदुओं का पलायन, मुसलमानों का पलायन, या पलायन मुद्दा वहां है ही नहीं? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए कैराना को एक प्रयोगशाला बनाया गया है, यह समझने की कोशिश। आइए सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। नमस्कार, आज हम उस जगह पे हैं जिसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक केंद्र बिंदु माना जा रहा है और इसकी चर्चा बार बार हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कैराना की। कैराना शामली जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि संसदीय क्षेत्र भी है, और इसके बारे में जितनी भी चर्चा अगर करें तो वो कम है। इसलिए कम है क्योंकि पलायन का मुद्दा भाजपा ने सबसे पहले यहीं से उठाया था। आप याद कीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा 2013 और उसके बाद से कैराना काफी चर्चा में आया। 2017 के चुनाव को बीजेपी ने, कैराना के चुनाव को खासकर कहें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को पलायन के मुद्दे पर ले जाने की जो कोशिश हुई थी, उसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। आप याद कीजिए कि 2016 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस बैठक में बजाबते पूरे यहां से पलायन करने वाले लोगों की सूची जारी की गई थी। और ये सूची जारी की थी उस समय यहां के जो सांसद थे बाबू हुकुम सिंह जी,
हुकुम सिंह अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इसके बाद जब कार्यकारिणी में भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया तो दूसरे दिन हुकुम सिंह ने कहा कि नहीं, सिर्फ हिंदुओं ने नहीं मुसलमानों ने भी यहां से पलायन किया है, लेकिन पलायन का मुद्दा बार बार उठता रहा। अब जबकि स्थिति यहां पे दूसरी है और आप देख रहे हैं कि यहां भीड़ है, ये जो एरिया है ये चौक बाजार कहलाता है और यहां की क्या खासियत ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहां के इतिहास को और बता दूं कि 2016 में जब पलायन का मुद्दा सामने आया था उसके बाद से बार बार पलायन की बात होती रही। 2017 में भाजपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, 2017 से 5 साल में अब 22 है और फिर से चुनाव है। गंगा और जमुना में बहुत पानी बह गए, लेकिन पलायन का मुद्दा फिर से आ गया है सामने। और इस वक्त सामने इसलिए भी क्योंकि आप याद कीजिए कि नवंबर के महीने में यहां से योगी आदित्यनाथ यहां आए थे और उन्होंने फिर से पलायन के मुद्दे को जगाने की कोशिश की थी। और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे यहाँ पर और इस गली में अमित शाह गए थे। और ये जो गली है, ये चौक बाजार इधर से जो गली है, इसी गली में अमित शाह कल 2 दिन पहले आए थे और यहाँ के व्यापारियों के बीच जाकर के उन्होंने बातचीत की थी और पर्चा बांटा था। बिल्कुल वाजिब सवाल है। लाला थोड़ा ही है, व्यापारी मुसलमान भी है। ये माइक और कैमरा लेके आप वहाँ भी तो जाइए जहाँ पे मुसलमान भी है। मुसलमान कोई बम्बई, कोई गोवा, कोई गुजरात, कोई अहमदाबाद कारोबार के लिए जाना, कारोबार के लिए तो कोई भी चला जाए। पलायन नहीं है, वो पलायन नहीं बताएंगे। मैं वो सिर्फ एक समुदाय के लोगों को ही पलायन बताएंगे, समझ गए। यहाँ पे किराने में कोई पलायन नहीं हुआ। ये सब लोगों ने इस किराने को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस किराने में आ रहे हैं। दलितों में कुछ गया अमित शाह, दलितों में भी तो जाना चाहिए। पूंजीपतियों में तो कोई भी चलेगा, दलितों में क्यों नहीं गए? दलितों में बिल्कुल। तो ये युवाओं का एक रोष है, गुस्सा भी देख रहे हैं आप, लेकिन साथ साथ क्या कुछ है यहाँ कैराना में, अलग अलग ढंग से अलग अलग बातें हैं। लेकिन हम वहां भी चलेंगे, इस गली में भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गली के लोग जो व्यापारी हैं वो क्या कुछ कहते हैं। तो अलग अलग बातें और उस गली की बात मैं अभी चाहता हूं कि वो भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर फाइनल जब पहुंचेंगे उस गली में भी, उस मोहल्ले में भी जहां पलायन का जो मुद्दा है, वो जिस मोहल्ले की चर्चा आज तक जैसा वहां के लोग कहते आए हैं मैंने भी नहीं देखा और शायद आप लोग भी जब देखेंगे तो समझेंगे कि क्या पलायन के मुद्दे में जब ऐसी पलायन की बात होती है तो इस मोहल्ले की चर्चा क्यों नहीं होती। उस मोहल्ले तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले उस गली में चलते हैं जहां अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने पर्चा बांट करके लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। आइए जरा उस गली में चलते हैं और वहां के लोग क्या कुछ कहते हैं ये भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कुछ सवालों के साथ। प्रशांत टंडन जी के पास चलेंगे, अमलेंदु जी हैं, अजय जी हैं। अजय जी तो बिल्कुल साथ में थे और बहुत कुछ देखा है उन्होंने, तो उनके पास भी फर्स्ट हैंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और दोस्तों, जो साथी हमें इस वक्त अगर कैराना से देख रहे हैं, आसपास से देख रहे हैं, तो अपने विचारों को जरूर रखिए। साथ में तमाम दोस्त साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी, उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग अपने विचारों को जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। चर्चा महत्वपूर्ण है। कैराना एक विधानसभा सीट ही नहीं, कैराना इस देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैराना को जिस ढंग से प्रचारित किया गया, पलायन के लिए यहां से पलायन होने वाले लोगों की सूची दी गई और उसके बाद यह बताया गया कि इतने हिंदू 346 हिंदुओं का पलायन, ये 2016 की बात है, लेकिन उसके बाद माफी भी मांगी जाती है और बाद में फिर से उस मुद्दे को क्यों उठाया जाता है, यही समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे भाजपा की राजनीति क्या है ये जानेंगे। आइए एक बार फिर से पहुंचते हैं उस गली में जहां अमित शाह 2 दिन पहले पहुंचे थे। इस वक्त हम चौक बाजार, कैराना के चौक बाजार में हैं। ये वही जगह है जहां अमित शाह अभी 2 दिन पहले आए थे और ये जो एरिया है, ये जो गलियां देख रहे हैं आप, मार्केट अभी बिल्कुल अभी दोपहर का वक्त है और रौनक यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन इन रौनकों के बीच क्या कुछ लोग कहते हैं जरा ये भी समझने की कोशिश करें। वही क्या यहाँ कहा जा रहा है कि पलायन के बाद से शायद फिर से लोग लौट के आ रहे हैं। आप लोगों की दुकान जो है ये पहले से यहाँ पर है या उसके बाद पलायन में दुकानें जो हैं बंद भी हुई, क्या है यहाँ की बातें जरा बताइए। हमारी तो शॉप अभी है 5 साल, सरकार आने से बाद ही खुली है।
तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे चल रहा। यहाँ कहाँ कहाँ गए थे अमित शाह? अमित शाह चौक बाजार से साधु हलवाई की स्वीट है, वहां तक गए थे। कहाँ पे है ये इधर आगे चल के है, जोड़े कुएं पे आगे चल के थोड़ा आगे है, 10-12 दुकान छोड़ के वहाँ पे। हम भी यही से व्यापारी है, हमारे भाई है के बाहर से है, मलकपुर से है, गाँव के यहीं से यही है। हम भी व्यापारी भाई है यही बाजार में, लेकिन यहाँ गृह मंत्री जी आए, हमने भी उनका स्वागत किया। हम भी बराबर में ही दुकान है कि हमारी भी। होम मिनिस्टर साहब आए, अच्छा है, लेकिन ये सब सियासी मुद्दा है और सियासी लोग यूज करते हैं। हमें तो आपस में रहना है, कारोबार हिंदू और मुसलमान के बगैर ना हिंदू का अगर ऐसा ताल्लुक है जैसा सांस का और रूह का, हिंदू के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता और मुसलमान के बगैर हिंदू नहीं रह सकता। ये सब सियासी लोग हैं और इनका जिस तरह हमारा व्यापार है, भी मेरा बराबर में व्यापार है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हमारा इनके बगैर काम नहीं। जिस तरह दुकान में अगर माल होगा, उनकी दुकान में माल है, हिंदू और मुसलमान, उनकी दुकान में हिंदू और मुसलमान उनकी राजनीति है, वो उसे उसमें यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पलायन हुआ था, थोड़ा क्राइम था और क्राइम से 2 हत्या हुई यहाँ पे, जो निर्दोष व्यापारी भाइयों की हुई। उसमें यहाँ के मुसलमान भाइयों ने, तमाम व्यापारियों ने 13 दिन तक के बाजार बंद रहे और बंद होने के दौरान शहर की स्थिति बहुत खराब हुई, बहुत गलत पैगाम गया शहर की तरफ से। हमें भी इज्जत खराब हुई, हमारी भी इज्जत खराब हुई। अगर शहर की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, लेकिन बहुत दुख की बात थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, योगी सरकार आई, योगी सरकार ने क्राइम पे कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद अब यहाँ के हालात सामान्य हैं। हमें राजनीतिक लोग हैं, होम मिनिस्टर साहब है, पहली बार देश के होम मिनिस्टर साहब ने इस तरह पर्चे बांटे, बाजार में आके हमें प्रचार करना आए थे, वो उनका काम है। हमारा काम है कि एक साथ रहना हिंदू मुसलमान के साथ। यहाँ के जो विधायक जी है, यहाँ दोनों लोकप्रिय विधायक है, बहुत ही अच्छे विधायक है, उन पर राजनीतिक मुकदमे हैं सब। ये तो सरकार मुकदमे करती है, अब इनकी सरकार है, अब उनकी है। लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है और समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं टोपी ओढ़ रहा, मैं मुसलमान हूँ, मैं सबसे पहले मुसलमान होने से पहले एक इंसान हूँ। और ये सियासी लोग हैं, सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। मुल्क में सब खैरियत है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो प्रशांत जी, सियासत को लहू पीने की आदत है या कुछ कहा, वरना मुल्क में सब खैरियत है, बहुत बड़ी बात कह दी। लेकिन उसके साथ साथ ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे, ये इस जो गली हम दिखा रहे हैं, इस गली में ही अमित शाह पहुंचे थे और इस गली में बहुत लोगों से ऑफ रिकॉर्ड भी हमारी बातचीत हुई। बहुत लोग कैमरे पे आना नहीं चाहते हैं, ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं, लेकिन ये जो बातें आती हैं वो सामने यही इसी ढंग से आई कि एक आग में घी डालने का जो काम था वो करने की कोशिश की गई है 2 दिन पहले और उससे 2-3 महीने पहले भी। आप क्या कहेंगे? ये बहुत एक गंभीर मामला कैराना को लेकर के, जब जब कैराना की बात आती है तब 2013 के बाद से फिर 2016 और उसके बाद अब भी बार बार कैराना और उसमें भी पलायन। क्या कहेंगे भाजपा की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैराना को जिस प्रकार प्रयोगशाला भाजपा ने बनाया है वो कितना सफल हुआ अभी तक के चुनाव में? 22 तो अभी सामने है, लेकिन अभी तक के चुनाव में देखिए, जिस दुकानदार से आप बात कर रहे थे राजीव जी, उस दुकानदार ने वो बात कही है जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को कहनी चाहिए थी। उसने तारीफ की उनकी और उसने कहा कि उन्होंने क्राइम को रोक दिया। तो ये बात तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को कहनी चाहिए थी कि हमने क्राइम रोक दिया, पलायन यहां से रुक गया। जो भी उसकी कंट्रोवर्सी थी वो उस पर हम आएंगे बाद में, और आपने भी उसकी चर्चा की है। लेकिन उस दुकानदार ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया, ये अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे। इनके पर्चों को अगर हम माने या इनकी यात्रा को माने या योगी आदित्यनाथ के लगातार जो बयान रिपीट कैराना पे आते हैं, तो कैराना की स्थिति तो अभी भी विस्फोटक बनी हुई है। लोग यानी फिर डबल इंजन सरकार का क्या फायदा अगर कैराना से लोग अभी पलायन कर रहे हैं।
एक बात। दूसरी की पलायन तो हमारा भी हुआ है, हम सब यहाँ पे पलायन किए हुए लोग अपने अपने घरों से यहाँ काम धंधे के लिए दिल्ली में आए, और कैराना से भी लोग पलायन करने गए, पलायन होके कहाँ से नहीं जाते हैं। बहुत से आसपास की जगह के लोग कैराना आए होंगे व्यापार करने, वो बता भी रहे थे आपके साथ में जो दुकानदार जिनसे आप बात कर रहे थे कि कुछ लोग वहां पे आए, कैराना भी आए व्यापार करने। तो ये तो ऐसे ही समाज, सभ्यता, शहर, देश चलते हैं, लोग एक दूसरे जगह जाते हैं। अब जो इसकी राजनीति है, मैं 2-3 पॉइंट उसमें राजनीति में उसके बोल दूं। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कैंपेन को फॉलो करेंगे शुरू से, तो आप देखेंगे कि इन्होंने कई सारे टेस्ट बलून फेंके मौसम का मिजाज पता करने को। जैसे मौसम विभाग टेस्ट बलून भेजता है, इन्होंने भी कई टेस्ट बलून फेंके। उसमें सबसे पहले आया कि उत्तर प्रदेश को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, वो नहीं चला। उसके बाद इन्होंने एक बलून फेंका, एक मुद्दा फेंका कि जनसंख्या नियंत्रण बिल हम लेके आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण बिल पे भी किसी ने रिएक्शन नहीं किया, मीडिया में भी बज़ नहीं क्रिएट हुआ उसका, वो मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद ये राम मंदिर को लेकर इन्होंने शुरुआत की। राम मंदिर में जमीन के घोटाले निकल गए वहां अयोध्या में, तो वो मुद्दा की हवा निकल गई। फिर नवंबर में वो कैराना पहुंचे, तमाम गलियों से होते हुए इधर उधर वो कैराना पहुंचे, उन्होंने कैराना का एक टेस्ट बलून फेंका, वो भी नहीं चला। तब वो दूसरे मुद्दों पे भी गए। उसके बाद वापस कैराना में इलेक्शन के ठीक पहले अमित शाह चले जाते। इसका मतलब है कि इनका कोई एक मैसेज काम नहीं कर रहा है। जो बात हम लोग बार बार कहते आए हैं कि किसान आंदोलन ने जो इनकी प्रयोगशालाएं कैराना और मुजफ्फरनगर की थी उसको ध्वस्त कर दिया, वहां ट्रैक्टर चला दिया। तो वो ट्रैक्टर चल गया, उसका सबूत यही मिल रहा है कि ये बार बार वहां जा रहे हैं। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, हमको पता चलेगा। लेकिन अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट, जैसे आप होकर आए हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, लोगों की बातें सुन रहा हूं, बात कर रहा हूं लोगों से, बीजेपी का जो कम्युनल कार्ड है उत्तर प्रदेश में, उसमें जबरदस्त तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन वो उस तरह से नहीं चल रहा है जैसा 2017 में चल गया। 2019 का चुनाव अलग था। अब मैं कैराना की बात करूं, कैराना में सिटिंग एमएलए समाजवादी पार्टी का है। लोकसभा हुकुम सिंह जी, अब आपने कहा, आपने बताया कि इस दुनिया में नहीं, उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी, उसके बाद वो लिस्ट उन्होंने वापस ली। फिर उन्होंने कहा कि यहां से 160 मुसलमानों का भी पलायन हुआ है। उस वक्त बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया उसको, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, चुनाव से पहले बहुत बड़ा मुद्दा बना, उसका उनको फायदा ही मिला। लेकिन आप ये देखिए कि कैराना में फिर 2018 में हुकुम सिंह जी की मौत हो गई। उसके बाद वहां पे बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें हुकुम सिंह जी की बेटी ही मृगांका सिंह खड़ी हुई, और वहां से समाजवादी वो आरएलडी की कैंडिडेट जीत गई। तो कैराना के मुद्दे का कैराना में असर नहीं है, लेकिन ये कैराना के मुद्दे का असर बाहर देखना चाहते हैं। जैसे पंजाब में इन्होंने किया, तो पंजाब में तो उनको नुकसान हो गया। पंजाब में जो मोदी जी के सिक्योरिटी को लेकर इतना शोर मचा, लेकिन वो किया गया था उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में उसका कितना लाभ मिल रहा है, हानि हो रही है, वो तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये करते अपने एरिया के लिए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो इधर उधर चीजें हो रही हैं। कैराना भी उसमें से, कि कैराना में इनको हो सकता है कि चुनाव वहां से इस बार भी हार जाए, लेकिन कैराना के मुद्दे को दूसरी जगह बनाना चाहते हैं।
जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है कि उसका असर अब नहीं होगा। असर अब नहीं होगा। कैराना का मुद्दा जो है उसमें भी पलायन का मुद्दा, ये कितना इस वक्त जैसा कि भाजपा कहती आई है वहां अगर धरातल पर आप पहुंचे देखें तो क्या ऐसा मुद्दा है, यही समझने के लिए हम लोग कैराना गए थे और वहां पर हम जानने समझने की कोशिश हमने की। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद कैराना की सूरत कैसे बदली ये समझेंगे और एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें यह बताने समझाने की कोशिश कि कैराना का मुजफ्फरनगर दंगे 2013 से क्या संबंध है और कैराना पलायन के लिए पलायन गाह नहीं बल्कि किसी के लिए, कुछ परिवारों के लिए, कुछ नहीं सैकड़ों, वो गिनती भी हम आपको बताएंगे, ऐसे परिवारों के लिए वो एक अलग तरह से एक ऐसी जगह वहां पर इन लोगों के लिए नसीब हुई जहां जीवन यापन कुछ परिवार कर रहे हैं और उन परिवारों से भी आप लोगों की मुलाकात हम करवाएंगे। लेकिन अभी चर्चा जो है हम ये कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि कैराना को पलायन 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 के नाम पर बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है। क्या व्यापारी जो है, क्योंकि वहां का गणित समझिए, वहां 1,10,000 के करीब मुस्लिम हैं, 90,000 मतदाता जाट हैं, उनके अलावा 25,000 गुर्जर हैं और फिर दलित हैं 36,000, 34,000 कश्यप हैं। तो एक जो मुसलमानों के अलावा, क्योंकि बहुत बड़ा 3,17,000 मतदाताओं में से 1,10,000 जो सबसे बड़ा जो संख्या, बड़ी संख्या है वो मुसलमानों की है, लेकिन बाकी जो हिंदुओं की जो संख्या है ये 80 और 20 करने की कोशिश है क्या, और क्या कैराना में 80-20 जो है वो पलायन के नाम पे हो जाएगा, यही सब समझने की हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक कमेंट चाहूंगा अभी अमलेंदु जी की का कमेंट, और उनके बाद सीधे अजय जी आपके पास, और फिर वो वीडियो, वो फुटेज दिखाएंगे आपको जिसमें एक अलग तरह की तस्वीर आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अमलेंदु जी क्या कहेंगे कैराना को लेकर? देखिए राजीव जी, चूंकि कैराना का गुब्बारा जो है, जैसा प्रशांत जी ने कहा कि वो गुब्बारा फेंकते हैं, तो कैराना का गुब्बारा तो 2 बार फूट चुका। एक बार स्वर्गीय हुकुम सिंह के सामने और दूसरी बार स्वर्गीय हुकुम सिंह के बाद जब उनकी बेटी चुनाव लड़ी, तो ये गुब्बारा तो फूट चुका। अब ये फूटे हुए गुब्बारे में हवा भरना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अमित शाह जी अब उस फूटे हुए गुब्बारे में हवा भरने गए, तो जब गुब्बारा फूट जाता है उसमें जब हवा भरी जाती है तो कहीं ना कहीं गांठ लगा के तब फिर हवा भरी जाती है। तो जब गांठ भर के जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है वो गुब्बारा बड़ा बदसूरत हो जाता है। तो अमित शाह जी और योगी जी जब जो गुब्बारा फुला रहे हैं कैराना में पलायन का, वो बड़ा बदसूरत होता जा रहा है। लेकिन इस बदसूरत गुब्बारे के जरिए ही वो जो है, जैसा प्रशांत जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि वो उसका फायदा कैराना में लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भले ही कैराना हार गए हैं लेकिन उसके जरिए जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उसका कर सकें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और इसलिए योगी जी भी वहां जाते हैं, फिर अमित शाह जी भी जाते हैं, पर्चा बांटते हैं। हालांकि ये पन्ना प्रमुख जी जो हैं, इन्होंने दिल्ली में भी ऐसी पर्चे बांटे थे, जैसे पर्चे बांट रहे हैं, इन्होंने यहाँ भी पर्चे बांटे थे। वो कहा था ये ऐसा करंट लगाना कि शाहीन बाग तक पहुंचे। तो दिल्ली में करंट लगाया था इन्होंने, शाहीन बाग तक पहुंचा। वो करंट कैसा पहुंचा वो सबके सामने है। मुझे लगता है कि अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो वहां भी कह देते कि भाई ऐसा करंट लगाना है कि इसका करंट जो है वो कैराना तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, लखनऊ तक पहुंचे। तो जो दिल्ली का नतीजा था, क्या वही उत्तर प्रदेश का नतीजा होने जा रहा है पर्चा बांटने का? ये तो जो चुनाव का जब परिणाम आएगा तब मालूम पड़ेगा कि अमित शाह जी के पर्चे बांटने का परिणाम क्या होता है। जो दिल्ली में था वैसा ही उत्तर प्रदेश में होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये जिस तरीके से, चूंकि देखिए ये 70 सालों में भारत की डेमोक्रेसी में अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने ही देश के किसी ना किसी शहर को, किसी ना किसी राज्य को, किसी ना किसी जाति को, किसी ना किसी धर्म को पूरी दुनिया में बदनाम करती। ऐसा कुकृत्य जो है तो में किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया जैसा कुकृत्य ये करते हैं। ये कभी कश्मीर को बदनाम करेंगे, कभी पंजाब को बदनाम करेंगे, कभी जाटों को बदनाम करेंगे, कभी मुसलमानों को बदनाम करेंगे, कभी हिंदुओं को बदनाम करेंगे। और लक्ष्य इनका सिर्फ होता है किसी भी तरीके से सत्ता पे कब्जा करो, उसके बाद जो है मलाई बांटो और देश बेचो। इनका अंतिम ध्येय जो है वो देश बेचना है, और देश बेचने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यही इनका लक्ष्य है। इनके लिए न कैराना से मतलब है, न पलायन से मतलब। अरे पलायन तो हमारा भी हुआ, और जब हमारा पलायन हुआ, जब हम अपना घर छोड़ करके आए, तब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मायावती की मिलीजुली सरकार थी।
हम तो आज तक वापस घर नहीं जा पाए। अब क्या कहा जाए फिर? तो ये पलायन जो कहा जाता है, पूरा भारत जो पलायन से फंसा हुआ है। फिलहाल गोरखपुरी का मशहूर शेर है कि सरजमीन हिंद पर जी, और भी आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे। एक बार एक कमेंट, ओपनिंग कमेंट अजय जी से ले लें। अजय जी साथ रहे दिन भर, आंखों देखी अजय जी से बहुत सुन सकते हैं हम लोग, लेकिन ओपनिंग कमेंट अजय जी, खासकर जो अमित शाह जिस एरिया में गए उस एरिया को लेकर के लोगों का क्या कहना और आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि पलायन का मुद्दा चिंगारी जो है वहीं से भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे। वहां उस चिंगारी को आपने किस रूप में देखा? देखिए, मैं जो आज दिन भर वहां रहा और बहुत लोगों से बात किया, तो मैं मतलब आउटराइट अपनी समझ से कह सकता हूं कि पलायन तो वहां मुद्दा है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वहां कुछ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, कुछ लोगों में ये भावना है कि ये हिंदू कैंडिडेट है या हिंदू समाज से है और ये मुस्लिम समाज से, ऐसी बातें हैं कुछ वो भी मतलब लार्जर स्केल में नहीं, लेकिन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक जो पलायन की बात हो रही है, आप आगे वो रिपोर्ट दिखाएंगे तब वो सारी चीजें अभी सामने आएंगी लोगों के, कि पलायन कैराना में तो है ही नहीं। कैराना में जो लोग गए, मान लीजिए कुछ लोग अपनी जो है बेहतरी के लिए दिल्ली गए या जो कहीं बाहर गए, इवन आज भी अगर वो पलायन की बात की जाए तो आज भी रोज सवेरे बहुत सारे लोग अपनी रेहड़ी और पटरी वाले लोग भी जो है रात को जो है वो कैराना वापस आ जाते हैं और सवेरे जो है पानीपत जाते हैं जो है अपना व्यापार करने। तो उनको अगर वो अगर दिन भर गायब रहे और उनकी एक सूची निकाल के ये कह दिया जाए कि ये तो पलायन कर गए, तो ऐसा, इसलिए वो पलायन शब्द का वहां प्रयोग हो रहा है। बाकी वहां पलायन जैसा कोई मुद्दा नहीं है। बाकी ज्यादातर लोगों से जिनसे मेरी बात हुई, उनको महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और जो गरीब लोगों को जो घर नहीं मिले हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और ये सिलेंडर का जो है, सिलेंडर की महंगाई जो 1000 रुपए का सिलेंडर मेरे ख्याल से हर दूसरा भी नहीं कह सकते, मतलब करीब करीब 80% लोग सिलेंडर के दामों को लेकर और महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, इन तीन चीजों पे बहुत बात कर रहे थे। और उनका सबका मतलब लगभग सभी लोगों का, मैं कह रहा हूं 80%, मैं 20% का फिर भी जो है गैप दे रहा हूं कि जिन्होंने इस पर बात नहीं की, अदरवाइज जिस किसी से भी बात हुई, हर किसी ने जो है बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और ये सारी जो है बातें रखी। और जहां तक गैस सिलेंडर की बात है, इसको तो लगभग जिस किसी ने भी कहा, जिस किसी से भी मेरी बात हुई, सबने इस चीज को कहा कि जो है 1000 रुपए का सिलेंडर है और हम उसको नहीं भरवा पाते, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तो जहां तक, और सिर्फ पलायन की बात करना मेरे ख्याल से ये बीजेपी के लिए भी नहीं अच्छा है और देश की राजनीति के लिए भी नहीं अच्छा है, क्योंकि वहां पलायन जैसा कुछ है ही नहीं। किस पलायन की बात कर रहे हैं? मैंने आपने देखा होगा, मैं पूरे बाजार में घूमा, लोगों से बात किया कि मैंने इवन यहां तक खोजने की कोशिश की, लोगों से ये पूछा कि अच्छा उनमें से मुझे वो दुकानें बता दीजिए कि जो पलायन करके गए थे और वापस आ गए हैं। तो कोई बोल रहे नहीं, हम तो जो लोग उनके परिवार के जो लोग कुछ चले गए तो अपनी बेहतरी के लिए, जब बीच में वो 12-13 दिन दुकानें बंद रही थी और उस समय जो एक डर का माहौल था, उसमें लोगों ने सोचा कि पता नहीं कब जो है ये स्थिति सुधरे, उससे पहले कुछ लोग चले गए, फिर उनके परिवार वालों ने उन्हीं के परिवार वालों ने उन दुकानों को खोल दिया। तो वहां पर ऐसा कोई मैं अपनी समझ से कह रहा हूं, वहां पलायन मुद्दा नहीं है। बस इतना ओपनिंग कमेंट में इतना ही कहना चाहता हूं। और बाकी बिल्कुल जो पलायन हुआ वो देखिए, उसकी आप रिपोर्ट दिखाएंगे, अभी तक असली फिगर सामने आएगा। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पलायन या पनाहगाह, पलायन है कैराना का मुद्दा या पनाहगाह है कैराना, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद लोगों को वहां से भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा मुजफ्फरनगर, तो वो कहां आए?
वो एक जगह कैराना भी है। और यहाँ पनाह देने वालों में यहाँ के अभी जो वर्तमान वहाँ के विधायक हैं नाहिद हसन, जो अभी जेल में हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर, और अभी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी भी हैं। और उन्होंने जो पनाह दी उस मोहल्ले, उस कॉलोनी का नाम भी उनके नाम पे ही है, और नाम जो है वो भी नाहिद कॉलोनी के नाम से, नाहिद हसन कॉलोनी। लेकिन इस कॉलोनी का हाल क्या है, क्यों इस कॉलोनी का हाल इतना बुरा है, ये समझने की कोशिश, और ये लोग कौन हैं ये भी समझने की कोशिश। आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का कहना था कि टेलीविजन चैनल के काफी लोग आते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी चैनल ने दिखाया नहीं। आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोग दिखाएंगे, और हम उन्हीं के उम्मीदों पर खरे उतरते हुए इस रिपोर्ट को अब आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये देखिए कि क्या कह रहे हैं वहां के लोग। ये जो विधायक हैं नाहिद हसन, उनके द्वारा बनाई गई ये कॉलोनी है। ये कॉलोनी तब बनी थी जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। उस दंगे से जो वहां के लोग भाग करके दूसरी जगह ठिकाना खोजने के लिए आए थे, उनको ठिकाना दिया गया था। आइए सुनते हैं, देखते हैं। ये बताइए कि कितनी रोजी रोटी, जैसे यहाँ पे आप देख रहा हूँ कि चाय और बाकी कुछ है इससे। ये तो जी देखो करना पड़ेगा। चाय की दुकान है और लोग जो है मेहनत मजदूरी करने वाले हैं यहाँ, और बाहर भी जाते हैं लोग कमाने खाने के लिए। हाँ ये देखो पैर नहीं है तो फिर भी करके खा रहे हैं। इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब बहुत बढ़िया चल रहा है। चौधरी साहब जो है नाहिद हसन, उनका बहुत ज्यादा बस्ती के ऊपर ध्यान रहता है। ये बस्ती उन्होंने बसाई है? जी जी, नाहिद हसन की बसाई बस्ती है जी। आप भी यहीं हैं? अच्छा, आप इनकी पत्नी हैं। एक मिनट, आता हूं आपके पास ही, और आपसे भी थोड़ा कैसे घर परिवार कैसे चलाती हैं, और जब आप लोग वहां से यहाँ आए मुजफ्फरनगर से, तो क्या क्या कष्ट सहना पड़ा, कैसे वहाँ का जो उस समय की जो बातें हैं, यादें हैं, वो भी याद आती होंगी? जी बहुत याद आती है, और बड़ी कठिन से वहाँ से निकल कर आए, भूखे भी रहे हम, वहाँ प्यासे रहे, रस्तों में भटकते भागते दौड़ते आए जैसा। फिर हमें उठा कर लाए ये गाड़ियों में, आगे वहाँ से सेवर में हमें जब तो वैसा ही पड़ा था मैदान। फिर हमें पल भी दिया गया, बांस भी दिए गए, हमने झुग्गी बनाई, अपनी झुग्गी बना कर उसमें रहन सहन लगे। और जो दान आता था खाने का पीने का, वो सब बाहर से ही आता था जी। इमदाद करते थे लोग बाग, वो खाते थे वहाँ। तो कितने बाल बच्चे परिवार में, और कौन कौन है? परिवार में 5 बच्चे हैं जी मेरे। अब क्या कमाई कर रहे हैं वो लोग, क्या करते? भट्टे पे जा रहे मेरे बच्चे, भट्टे पे जा रहे। हाँ पढ़ाई लिखाई तो बस सब खूगी थी, उस दंगे के बाद ही खूगी थी। जब सब तक नहीं पढ़ाई का साल सब कोई भी बैठा जी, बच्चे परेशान है हमारे यहाँ। अच्छा, ये कभी लॉकडाउन लग जाता है, तो जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, जब से बच्चे जो है परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। वैसे पढ़ाई हमारे यहाँ माशाल्लाह स्कूल है, सरकारी स्कूल भी है, बच्चे किराने में जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। तो थोड़ी प्रॉब्लम बस ये लॉकडाउन की वजह से है। अब मौसम थोड़ा ख़राब है, इसलिए बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है। तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ, माशाल्लाह पढ़ाई बहुत अच्छी है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हमें यहाँ पे आके देखा क्या कि एक दंगा पीड़ित कॉलोनी भी है, गरीब बस्ती की कॉलोनी है। यहाँ पे क्या देना है, क्या करना है, आज तक 9 साल तक हमें योगी सरकार ने कुछ देखा ही नहीं। कि हमें इस किराना के अंदर में कुछ कॉलोनी दंगा पीड़ित की है, जो गांव से अपने यहाँ पे आई है भागकर। ये तो हमारे जमीयत वाले हैं, और यहाँ के जो हमारे नेता है उन्होंने हमारी मदद करी, तब हम यहाँ पे हमारे रहने लगे। वो असली पलायन तो ये है, ये लोग असली पलायनिंग वाले हैं, ये पलायन करके आए हैं, इनको तो आगे देखते नहीं। और जो लोग मतलब जो है बस वोटों का मुद्दा बना रहे हैं,
अच्छा, वोटों का मुद्दा बना रहे हैं बस, भाई जातिवाद पर इलेक्शन लड़ना है, कुछ भी हो जाए। अच्छा, यहाँ कर देखो असली दंगा पीड़ित जो है इस नाहिद कॉलोनी के अंदर है और किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ कर देखें। और यहाँ तक वो लोग पहुंचते नहीं। तो बाबा आप भी कुछ बोल रहे थे, सिलेंडर की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, सिलेंडर जो जिसके जो 50-50 बीघे जमीन वो रहा, उनके घर में 4-4 सिलेंडर है। जो गरीबी आदमी 200 रुपए की मजदूरी करे उसके लिए एक नहीं है यहाँ। तीनों फेरी में एक भी वो नहीं हुआ, नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। हमें यहाँ से 20 सिलेंडर मिले इस गांव में, पूरे में 250 परिवारों में 20 सिलेंडर। तुम्हें नहीं मिलते, सिर्फ 20 घरों के पास है। अब ये देखो जी, मैं विकलांग आदमी हूँ, जब मुझे सिलेंडर नहीं मिला, देखो ये इधर दिखाओ जी कैमरे में, ये 5 किलो का 2.5-3 किलो का सिलेंडर मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, जब मुझे सिलेंडर नहीं मिला, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस दिन नाहिद के यहाँ मेरी अर्जी चली जाएगी ना, तो इंशाअल्लाह वहां से कोठी से सिलेंडर आएगा यहाँ पे। तो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, परेशानियां जो हैं वो बताने की कोशिश। लेकिन ये जिस कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट दोस्तों आपको बताऊं कि उसका एक छोटा छोटा चंक आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट कल हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, और आप लोग देखिए वीडियो के रूप में। लेकिन आज इस पर चर्चा जरूरी है, इसलिए भी क्योंकि ये लोग जो हैं ये दंगा पीड़ित हैं, और खासकर मुजफ्फरनगर से कुछ लोग, कुछ और भी है, ये जो गली है, मोहल्ला है, और उसमें भी हम लोग गए, और वो सारे विजुअल्स और लोगों की बाइट्स, वो सारी चीजें आप लोग कल देख पाएंगे। लेकिन आज चर्चा के लिए कुछ कुछ चीजों को हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर से आना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी आपके पास। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे क्या कुछ है, और ये जो लोग हैं ये मुजफ्फरनगर के लोग हैं। सब कुछ आप सुन लिए, समझ लिए। अब आपसे समझना हम ये चाहते हैं कि एक तरफ पलायन की बात हो रही है, व्यापारी जो हैं वो यहां थे, यहां डर लगा चले गए, ये पलायन का मुद्दा। लेकिन जो आया दूसरी जगह से घर बार छोड़ करके और आज किसी तरह वहां बस गया, उसके लिए कुछ भी नहीं। आगे हम लोगों ने बात की तो पता चला कि बच्चे जो हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं है। इतनी समस्याएं इन लोगों के बीच, सिलेंडर की बात आपने सुन ही ली, और इन सब के बीच विकास की बात होती है। उस विकास की गाड़ी की बात होती है जिसमें डबल इंजन लगी हुई है, ये दावा है मोदी योगी सरकार का। और साथ में ये बात भी होती है कि हमने माफिया राज को खत्म कर दिया, और जाकर ये भी कहते हैं कि देखिए अब हमारे राज में 5 साल में लोग जो हैं, जो पलायन कर गए थे, वो वापस आ गए। वो बात भी हमने आपको दिखाई, बाद में एक वीडियो और दिखाएंगे, उसी वीडियो को हो सकता है रिपीट भी करें। क्या कहेंगे प्रशांत जी? देखिए, इस तरीके के दंगों से प्रभावित होकर जो कैराना में लोग रह रहे हैं, जहाँ पे आप गए नाहिद कॉलोनी में, तो ये बेचारे खुशकिस्मत है कि इनको कुछ तो मिल गया, छत मिल गई है, कुछ रोजी रोजगार कर रहे हैं, कोई इमदाद आ रही है, कोई मदद आ रही है। कितने हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है इस तरीके का, जिनकी कई पीढ़ियां इससे प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए दंगा जो लोग करते हैं राजनीति के लिए, जो भी लोग हों, वो बड़े मजे में रहते हैं, और उसके लिए कानून बनना चाहिए, जो कानून कभी यहां बन नहीं पाया। कानून तो उसके लिए बनना चाहिए कि जो असली जो साजिश करता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, वो सलाखों के पीछे जाए, तब इन लोगों के साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, और इस तरीके के घटनाएं रुकेंगी। तो ये तो बहुत दुखदाई उसका फेज है पलायन का। और दूसरी बात राजीव जी, कि जिस पलायन को लेके मुद्दा बनाया जा रहा है, उस पलायन का इस तरीके का विक्टिम मैंने तो नहीं देखा कोई। बल्कि मुझे याद है कि अक्टूबर के महीने में एक टीवी चैनल ने पलायन की सबसे पहले खबर चलाई थी, जो इनका गोदी मीडिया है, और उस पलायन के मुद्दे को
जहां अमित शाह पर्चा पार्टी आए और योगी साहब जाके भाषण दे रहे हैं या मुद्दा बना रहे हैं, इन्हीं की पुलिस ने कहा था कि वो अफवाह है, ट्वीट करके कहा था कि अफवाह है। तो ये पलायन की कहानी एक गढ़ दी गई है और वो जाहिर सी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि चुनाव में कोई और मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं। और पलायन देखिए बहुत अलग अलग वजहों से होता है। ये बेचारे बदनसीब हिंसा का शिकार हुए तब वो उनका पलायन हुआ। बहुत से लोग, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, वो भी बहुत सालों से तकलीफों में। कई लोगों का दिल्ली के दंगों में जो प्रभावित है वो भी कहीं न मालूम कैसे रह रहे हैं। देश के तमाम इलाकों में हिंसा के प्रभावित लोग इस तरीके के पलायन करते हैं, रोजी रोटी अपने आप को जीवित रखने के लिए। कुछ और भी पलायन होते हैं, बहुत से लोगों के गुजरात से दिल्ली में पलायन हो गए, बड़े मजे में है वो। तो अलग अलग वजहों से पलायन होता है जी। अलग अलग वजह है, लेकिन उन वजहों में एक वजह ये कि मुजफ्फरनगर दंगा और मुजफ्फरनगर दंगे के बाद कैराना में इन लोगों के लिए पनाह तो मिली, लेकिन उसके आगे की जिंदगी कैसे जिए ये इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इनकी बस यही है। इनसे जब बात हम कर रहे थे तो इनका कहना था सरकार अगर बदलेगी तो हमारी सुध लेने वाली सरकार आएगी और जो आगे हमारा जीवन यापन अच्छे ढंग से हो पाएगा। लेकिन कैराना को, कश्मीर का भी आप नाम ले रहे थे, कैराना को कश्मीर से जोड़ने की कोशिश भी भाजपा ने खूब की थी। आप याद कीजिए अमलेंदु जी। और एक अलग ढंग की पृष्ठभूमि कश्मीर की, एक अलग ढंग की पृष्ठभूमि जो है वो कैराना की है। लेकिन इन दोनों के बीच एक तालमेल बैठाने, सामंजस्य बैठाने की कोशिश और उसमें राजनीति चमकाने की कोशिश। लेकिन ओवरऑल जो परिस्थितियां वहां की हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। और उसमें भी जब आप धरातल पे वहां पहुंचते हैं, देखते हैं, तो वहां साफ दिखाई देता है कि पलायन नाम का कोई, जैसे अभी अजय जी बता भी रहे हैं कि पलायन नाम का कोई मुद्दा है ही नहीं। वहां के लोगों के बीच जो मुद्दा है वो बिल्कुल जन सामान्य का मुद्दा, गरीबी, बेरोजगारी, विकास, इन तमाम मुद्दों पे लोग वहां की चर्चा करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इन वीडियोज को देखकर, इन फुटेज को देखकर? कैराना और कैराना को लेकर के उत्तर प्रदेश चुनाव, क्यों कैराना एक रोल मॉडल के रूप में बीजेपी सामने इसे लाना चाहती है? देखिए राजीव जी, मुझको याद पड़ता है, पढ़ा था मैंने 70 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते तो हम उनका आविष्कार करते। यानी अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते तो वो नए मुसलमान पैदा करते। किस लिए? मतलब उसका निहितार्थ ये है कि बिना मुसलमानों के भारतीय जनता पार्टी की रोजी रोटी नहीं चल सकती। यानी वो बनाते नए मुसलमान ताकि भारतीय जनता पार्टी की रोजी रोटी चल सके। तो भारतीय जनता पार्टी की रोजी रोटी चल सके, इसके लिए कैराना को खड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा इसका और कोई महत्व नहीं है। कैराना में तो कैराना का महत्व है ही नहीं। कैराना के बाहर अगर कैराना का कोई महत्व है तो यही है कि वो भारतीय जनता की रोजी रोटी किसी भी तरीके से चल सके। जहां तक पलायन का सवाल है और कैराना से जोड़ने का सवाल है, तो हमारे दर्शकों को याद होगा कि जब कश्मीर में पलायन हुआ तो केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। यानी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को समर्थन दे रही थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार। और कश्मीर में राज्यपाल जो थे जगमोहन साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रिय थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री भी बनाया था। तो ये पलायन जो है, और उसके बाद सन 47 के बाद अगर सबसे बड़ा पलायन भारत में कोई हुआ तो वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के 8 बजे अचानक घोषणा कर दी कि लॉकडाउन लगेगा, तो सन 47 के बाद वो सबसे बड़ा पलायन था। तो अगर पलायन मुद्दा है तो पलायन मुद्दा फिर ये भी है, अगर पलायन मुद्दा है कि किस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया और किस तरीके से उसके दुष्परिणाम सामने आए। ये पहली बार है कि 23 करोड़ लोगों को सरकार ने बेरोजगारी के मुंह में धकेल दिया है। ये सरकारी है, मतलब जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो और संस्थाएं, सब उनके आंकड़े हैं कि 23 करोड़ लोग बेरोजगारी में धकेल दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा तो असली यही है कि रोजगार, बेरोजगारी, गैस का सिलेंडर, महंगाई, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य,
जो लोग बात कर भी रहे थे अपने जो वीडियो आपने दिखाए सब उसमें कि इन पे बातचीत होनी चाहिए, इन पे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सवाल ये कि अगर इन पे बातचीत होगी तो भारतीय जनता पार्टी फिर जवाब क्या देगी? अगर आप रोजगार की बात करने लगेंगे, अगर आप शिक्षा की बात करने लगेंगे, अगर आप स्वास्थ्य की बात करने लग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है उसका। तो इसलिए कैराना हिंद पाकिस्तान मुसलमान जिन्ना ये सब करके जो है चीजों को डाइवर्ट किया जा सके, और डाइवर्ट हो नहीं रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी का सबब है। इसलिए कैराना जो है, जैसा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर मुसलमान नहीं होता तो हम मुसलमान का आविष्कार करते, तो कैराना अगर नहीं भी होता तो भी भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी कैराना का आविष्कार करती। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी ने का आविष्कार किया है राजीव जी। मैं तो सिर्फ यही समझ पाया हूँ अभी। ये आविष्कार है अजय जी या कुछ और? मैं आविष्कार तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसकी प्लानिंग इनके पास बहुत पहले से थी। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं चुनाव आयोग पर, जो उसने अब की इनकी जो प्रयोगशाला है कैराना, उसको जो है पूरी तरह से इनका साथ दिया। क्योंकि ये एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि हम लोग जो है चीजें सामने चाहे वो देर से आए, लेकिन हम लोग हर चीज की प्लानिंग बहुत लंबी करते हैं। ये मोदी जी का जो है वक्तव्य है और ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए कि मैं जहां तक जानता हूं, पहले जब से ये चरणों में चुनाव होना शुरू हुए, तो शुरुआत हमेशा पहले चरण की जो है वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से होती थी, विधानसभा नंबर 1 से। इस बार पहली बार ये है कि जो है पहले चरण का चुनाव जो है वो कैराना से शुरू होता है, विधानसभा नंबर 8 से। तो ये जो ये शुरुआत वहां से करना, वहां पर अमित शाह का जाना, वहां पर पलायन को मुद्दा बनाना, ये सारा जो है ये मतलब कोई तुरंत लिया गया फैसला या अभी का अचानक ये नहीं चल रहा तो चलो ये चला दे, या ये नहीं चल रहा वो चला दे। इनके ABCD सारे प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स हैं। अब ये अलग बात है कि वो मुद्दा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पा रहा है, वो फेल हो रहा है, वो दैट इज सेकेंडरी थिंग। बट प्लानिंग इनकी बहुत पहले से है, एक चीज। दूसरी चीज, जो कैराना में पलायन की बात हो रही है, ये जो कैराना शहर के अंदर जो पलायन की बात है, वो मैं अपनी समझ से वगैरह वहां पलायन कोई मुद्दा नहीं है। ना वो हिंदुओं के बीच में मुद्दा है, ना मुस्लिमों के बीच में मुद्दा है। और इस बात की तस्दीक पहले भी हो चुकी, जिन हुकुम सिंह ने वो लिस्ट लेके आए 16 में और फिर 17 में जो है माफी भी मांगी, और ये भी कहा कि नहीं जो है ऐसा ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, पलायन का मामला नहीं था। एक बात। दूसरी बात, जिस पलायन की बात कर रहे हैं, वो गृह मंत्री जी और योगी जी लोग जो है कैराना जाके और उन गलियों में घूमे और पलायन की सारी बात की। आज जहां आप जिसके विजुअल दिखा रहे थे राजीव जी, हम भी वहां थे, हमने वो भी देखा, वो कॉलोनी जहां पर, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं कि वो लोग वहां भागकर नहीं आए। मुजफ्फरनगर दंगों से पीड़ित लोगों को पुलिस की गाड़ियों में लाकर वहां छोड़ दिया गया, और उसके बाद जो स्थानीय जो ये नाहिद हसन और इनका जो परिवार था, उन लोगों ने जो है उस कॉलोनी को अपना जो है 22 बीघे का जो है बाग खत्म करके और वहां 128 घर बनवाए। आप अगर ध्यान से आके रिपोर्ट में आगे आएगा, उन घरों के दरवाजे भी सबके एक जैसे हैं, और एक कमरे या के मतलब पीछे दालान टाइप से है, थोड़ा सा आंगन है और आगे गेट लगे हुए। ऐसे 128 घर उन्होंने बनवाए। उसके अलावा आज की तारीख में करीब 150 झोपड़ियां हैं। उन झोपड़ियों की हालत आप रिपोर्ट में देखेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कैसे वो बेचारे अपने इस समय वो मतलब ऐसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, और आज से नहीं 2013 से वो उन्हीं स्थितियों में रह रहे हैं। मतलब इतनी दयनीय स्थिति है कि भाई कोई एक प्राइवेट आदमी, मतलब जिसको कहें कि कोई सरकारी व्यवस्था ना हो कि कोई प्राइवेट आदमी जितना कर सकता था शायद वो उन्होंने किया। लेकिन जहां पर अब उन्हीं बस्तियों में मैं देख रहा था, लोगों से मैंने बात की कि जो है 2-4 मतलब मेरी करीब 20 या 22 लोगों से बात हुई, उसमें सिर्फ एक आदमी मिला जिसको जो है सिलेंडर मिला था।
बाकी किसी को वहां सिलेंडर ही नहीं मिला था उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि वो वोटर भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो वोटर नहीं है, सबके सब वोटर हैं, वो वोटर लिस्ट में नाम है, वोट देते हैं। और 2013 से वो लोग वहां जिस दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, सच बताओ कि आंखों में आंसू आ जाए अगर उनको देखा जाए। उस पलायन की बात कोई नहीं कर रहा कि जो मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित उस कॉलोनी में रह रहे हैं, करीब 300 परिवार हैं। 300 परिवार का अगर ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूं कि 4 लोग भी मान लीजिए, 5 लोग भी, तो करीब करीब 1,500 लोग उस कॉलोनी में रहते हैं, हो सकता है ज्यादा भी रहते हो। और वहां की स्थिति इतनी दयनीय है, जहां पर घर बने हैं वहां तो जो नाहिद हसन ने अपनी कॉलोनी बनवाई और इनको बसाया, वहां पर तो फिर भी चलिए जो भी है जैसा है। और जहां पर लोगों ने झोपड़ियां लगा रखी हैं, वहां तो आज की स्थिति में, आज रात में शायद थोड़ी बारिश हुई थी, हम लोग वहां गए तो आप उन झोपड़ियों तक पहुंच नहीं सकते, रहना तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति में उनकी कोई बात नहीं कर रहा। और मैं एक चीज और भी बताऊं, यहाँ बड़े बड़े जो है वादे हो रहे हैं, ये जो है दावे किए जा रहे हैं कि हमने सारा गड्ढा मुक्त कर दिया और कोई सड़क खराब नहीं है, ऐसी वैसी। हम ये समझे कांदला से कैराना तक गए, मात्र 12 किलोमीटर का सफर तय करने में हमको 40 मिनट लगे। इतने गड्ढे हैं, कई कई जगह पे तो ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। तो ये स्थिति है। तो ये कहना कि जो है हमने सारा विकास कर दिया और यहां से पलायन जो है मुद्दा है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से पूरी क्लियर करना चाहता हूं, पलायन कोई मुद्दा वहां नहीं है। वहां मुद्दा वही है, महंगाई, बेरोजगारी, और जो है जहां तक जो शिक्षा की बात हुई, ठीक है, जो सज्जन वहां बैठे थे जिन्होंने बताया कि जो है माशाल्लाह पढ़ाई के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बड़े बच्चों के लिए कि जो कि वहां से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर या 2.5 किलोमीटर दूर कैराना जा सकते हैं। उस नाहिद कॉलोनी में जो है, नाहिद हसन कॉलोनी में एक जो है सिर्फ एक सरकारी स्कूल है और उसमें सिर्फ एक मास्टर है, और वो भी आप जो है ये इसकी पेंडेमिक की वजह से वहां पर भी जो है पिछले 2 साल से तो कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है। और आप ये देखिए गलियों में बच्चे घूम रहे हैं, कुछ नंगे पैर, कुछ कैसे, मतलब इस सर्दी में वो लोग मतलब किस हालत में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनको बयां करने के लिए कि कितनी नारकीय जिंदगी है वहां पर। और उसके बाद उन चीजों को ना देखकर और ये कुछ हिंदुओं का पलायन की बात करके और उसको पलायन का मुद्दा बनाकर इस तरह से बात करना, मतलब मेरे ख्याल से तो ये किसी की भी राजनीति हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, किसी, इस पे ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति आपने क्या किया, जो सरकार है वो ये बताए कि आपने क्या किया, उसका हिसाब दे, और जो सरकार आने वाली है वो बताए कि हम इनके लिए क्या करेंगे। मेरे ख्याल से इस पे राजनीति होती तो ज्यादा बेहतर होता। जी लेकिन यहाँ राजनीति कुछ और हो रही है, और उसमें भी पलायन का मुद्दा बार बार उठाना, कुछ व्यापारियों का यहाँ से यानी कि कैराना से सूरत या कहीं और चले जाना, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वापस आ जाना, उसी को पलायन और फिर वापसी। पलायन क्योंकि पिछली सरकार थी, वापसी क्योंकि अब योगी जी की सरकार है और यहां सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जो गड्ढे वाली बात, विकास वाली बात जो कर रहे थे अजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 12 किलोमीटर की यात्रा अगर 40 मिनट में हो तो आप समझ सकते हैं, उसमें भी बस से नहीं, अपनी गाड़ी से, निजी वाहन से आप जा रहे हैं, तब ये स्थिति, तो आप समझ सकते हैं कि जो गड्ढा मुक्त कर दिया है, जो नारा और जो योगी सरकार कहती है, विकास की बात करती है, तो विकास कहां है? ये सारी चीजें आपको हकीकत में या कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एग्जेजरेट करके हम बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जो है आप देख सकते हैं। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे उदाहरण आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या पलायन या कुछ और, यही समझने की कोशिश में हम कैराना तक गए थे और समझने। लेकिन एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, जो हमारे साथी बाद में हमारे साथ जुड़े हैं, उन गलियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां
अमित शाह गए। क्या अमित शाह को उन गलियों में ही जाना चाहिए था? अमित शाह क्या दूसरी गलियों में नहीं जा सकते थे? अमित शाह को लेकर के भी कई लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, और खासकर उस नाहिद कॉलोनी के लोगों ने कि वो भी हमारे देश के ही गृह मंत्री हैं और उनको हमारी तरफ भी आना चाहिए था। लेकिन खैर, ये उनकी मर्जी, वो कहां जाए कहां ना जाए, लेकिन जहां गए थे वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं एक बार फिर से सुनते हैं। इस वक्त हम चौक बाजार, कैराना के चौक बाजार में हैं। ये वही जगह है जहां अमित शाह अभी 2 दिन पहले आए थे, और ये जो एरिया है, ये जो गलियां देख रहे हैं आप, मार्केट अभी बिल्कुल अभी दोपहर का वक्त है और रौनक यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन इन रौनकों के बीच क्या कुछ लोग कहते हैं, जरा ये भी समझने की कोशिश करें। भाई, क्या यहाँ कहा जा रहा है कि पलायन के बाद से शायद फिर से लोग लौट के आ रहे हैं? आप लोगों की दुकान जो है ये पहले से यहाँ पर है या उसके बाद पलायन में दुकानें जो हैं बंद भी हुई? क्या है यहाँ की बातें, जरा बताइए। हमारी तो शॉप अभी है 5 साल सरकार आने से बाद ही खुली है, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे चल रहा। यहाँ कहाँ गए थे अमित शाह? अमित शाह चौक बाजार से साधु हलवाई की स्वीट है, वहां तक गए थे। कहाँ पे है ये इधर आगे चल के है, जोड़े कुएं पे आगे चल के थोड़ा आगे है, 10-12 दुकान छोड़ के वहाँ पे। हम भी यही से व्यापारी है, हमारे भाई है के बाहर से है, मलकपुर से है, गाँव के यहीं से यही है। हम भी व्यापारी भाई है यही बाजार में, लेकिन यहाँ गृह मंत्री जी आए, हमने भी उनका स्वागत किया। हम भी बराबर में ही दुकान है कि हमारी भी। होम मिनिस्टर साहब आए, अच्छा है, लेकिन ये सब सियासी मुद्दा है और सियासी लोग यूज करते हैं। हमें तो आपस में रहना है, कारोबार हिंदू और मुसलमान के बगैर ना हिंदू का अगर ऐसा ताल्लुक है जैसा सांस का और रूह का, हिंदू के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता और मुसलमान के बगैर हिंदू नहीं रह सकता। ये सब सियासी लोग हैं और इनका जिस तरह हमारा व्यापार है, भी मेरा बराबर में व्यापार है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हमारा इनके बगैर काम नहीं। जिस तरह दुकान में अगर माल होगा, उनकी दुकान में माल है, हिंदू और मुसलमान, उनकी दुकान में हिंदू और मुसलमान उनकी राजनीति है, वो उसे उसमें यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पलायन हुआ था, थोड़ा क्राइम था और क्राइम से 2 हत्या हुई यहाँ पे, जो निर्दोष व्यापारी भाइयों की हुई। उसमें यहाँ के मुसलमान भाइयों ने, तमाम व्यापारियों ने 13 दिन तक के बाजार बंद रहे और बंद होने के दौरान शहर की स्थिति बहुत खराब हुई, बहुत गलत पैगाम गया शहर की तरफ से। हमें भी इज्जत खराब हुई, हमारी भी इज्जत खराब हुई। अगर शहर की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, लेकिन बहुत दुख की बात थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार आई, योगी सरकार ने क्राइम पे कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद अब यहाँ के हालात सामान्य हैं। हमें राजनीतिक लोग हैं, होम मिनिस्टर साहब है, पहली बार देश के होम मिनिस्टर साहब ने इस तरह पर्चे बांटे, बाजार में आके हमें प्रचार करना है, तो वो उनका काम है। हमारा काम है कि एक साथ रहना हिंदू मुसलमान के साथ। यहाँ के जो विधायक जी है, यहाँ दोनों लोकप्रिय विधायक है, बहुत ही अच्छे विधायक है, उन पर राजनीतिक मुकदमे हैं सब। फिर तो सरकार मुकदमे करती है, अब इनकी सरकार है, अब उनकी है। लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है और समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं टोपी ओढ़ रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं सबसे पहले मुसलमान होने से पहले एक इंसान हूँ। और ये सियासी लोग हैं, सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। मुल्क में सब खैरियत है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये उन गलियों की बात हम इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि इससे पहले हमने दिखाया कि दूसरी हालत क्या है, जहां लोग जो हैं मुजफ्फरनगर दंगे के बाद आकर के बस गए और उनकी क्या स्थिति है। यही तो 2 जो तस्वीर है वो आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे थे। एक तस्वीर आपने देख ली जहां लगभग 300 परिवार रह रहे हैं, लगभग 1500 लोग, 150 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए स्कूल नहीं, और एक स्कूल है भी तो वहां सिर्फ एक टीचर है, और कोरोना काल में वो टीचर भी नहीं और ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की जो शिक्षा है उसका स्तर कहां रहेगा, क्या रहेगा, ये आप समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ लोग जो हैं, और खासकर देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि हमें वोट दीजिए, और वोट इसलिए दीजिए क्योंकि हमारे शासनकाल में पलायन मुद्दा जो था वो अब रुक गया है, यानी लोग लौट कर आने लगे हैं। यही लौट कर आने लगे हैं क्या, ये समझने की हमारी
कोशिश थी। एक बार आपसे और जानना चाहूंगा प्रशांत जी, कैराना का मुद्दा कश्मीर से भी जोड़ा गया, आप याद कीजिए, और आज नहीं 2016 के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब कैराना का मुद्दा उछाला, उस समय के हुकुम सिंह जो सांसद थे उन्होंने, और उसको खूब भाजपा भुनाने की कोशिश की। देश के उस समय भाजपा के जो अध्यक्ष थे अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने भी इस मसले को उछाला था। और उसके बाद में हालांकि आज जब बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि जब 2017 का चुनाव आया तो उस समय लोगों ने, खासकर हुकुम सिंह और उनकी तरफ से जो लोग थे, इन लोगों ने माफी मांग ली थी कि गलत सूची हमने दे दी थी। हालांकि इस पर कमेंट पहले ही आ गया था, लेकिन 2017 में सरेआम उन्होंने माफी मांगी थी कि हाँ गलत सूची थी हमारी, ऐसा नहीं था। पलायन के मुद्दे को और वो भी कैराना के इस मुद्दे को आप याद कीजिए कि कुछ ये घर बिकाऊ है टाइप के भी कुछ विजुअल्स चले थे, आपको याद होगा। कैराना से ये विजुअल्स आए थे कि ये घर बिकाऊ है और खूब नेशनल मीडिया में दिखाया गया था और यहीं से शुरुआत हुई। आखिर क्या कारण है कि कैराना को इस ढंग से, ये दूसरा कोई और भी जगह हो, मतलब हो सकती थी कोई और जगह, लेकिन कैराना को ही क्यों लिया गया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? घर बिकाऊ हो कि वही बात मैं बता रहा था कि पुलिस ने उसको डिनाई किया था कि कोई उसमें जो घर जो बेचने का मामला था वो स्वतः था। अरे कहीं भी राजीव जी घर बिकेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, ये रहेगा, ये तो इसी तरह से दुनिया चलती है। दूसरी बात की भी को हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से, कैराना को लेकर, पलायन को लेकर। बीजेपी इसको लेकर गंभीर नहीं है। आप मुझे बताएं कि जैसे मान लीजिए कि वहां पे दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित लोग और भुक्तभोगी लोग वहां पहुंचे, पुलिस ने उनको बैठाया और उनको वहां पे डाल दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने मदद की, अभी अजय जी बता रहे थे, और वो रह रहे। मुझे एक मिसाल बता दी, क्या बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई पहल हुई है कैराना में? कभी नहीं होगी। ये ना हिंदुओं के लिए है ना मुसलमानों के लिए है, ये सिर्फ नारेबाजी के लिए। आप बताइए, पूरे कश्मीर को लेके इन्होंने पॉलिटिक्स की है, जब से बीजेपी बनी तब से ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को लेके। अब तो सरकार है, 370 भी आपने हटा दिया। मुझे एक कश्मीरी पंडित बता दीजिए जिनको इन्होंने वैली में दोबारा बसाया हो, एक बता दें। मैं कश्मीर गया था पिछले, जब ये 370 हटा तब मैं गया था, और उसके पहले भी जाता रहा हूं। कश्मीर में, श्रीनगर में अभी भी सैकड़ों हिंदू कश्मीरी पंडित वहां रहते हैं। मैं दर्जनों ऐसे परिवारों से मिला हवा कदल में, श्रीनगर के डाउनटाउन में। उनकी शिकायत थी, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। उनके अलग मुद्दे थे। उनसे कभी आपने सुना कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित रह रहा है उनसे कोई बीजेपी का व्यक्ति जाके मिला? कभी पूछिए। मैं तो उनसे बात करके आया हूं, उनके साथ बैठ कर आया हूं घंटों। तो ये किसी पलायन को, मुद्दे को लेके गंभीर नहीं है, केवल एक चुनाव में हवा बनाने के लिए कर रहे हैं। वो भी मतलब मुझे जो जितना मैं देख रहा हूं कि वो हवा बनती नजर नहीं आ रही। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कई सारे मुद्दे आजमाए और अभी भी आप देखिए, ये कैराना का मुद्दा भी फर्स्ट फेज तक ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव जब होगा, जैसे ही चुनाव नीचे की तरफ जाएगा, कैराना का पलायन अपनी जगह चला जाएगा, फिर वो कुछ और आ जाएगा वहां पे, वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर आ जाएगा, वो कुछ और चीजें आ जाएंगी। फिर ये अगर ये वास्तविक तो इन हिंदुओं को ये भूल जाएंगे। तो ये सिर्फ चुनावी नारेबाजी है, उसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने तो कभी नहीं देखा कि इन्होंने वाकई किसी
की मदद की हो। मुझे कोई दिखा दे एक विजुअल, एक बाइट, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा केस स्टडी जहां पे बीजेपी के लोगों ने मदद की हो। अमलेंदु जी, हालांकि अब समय खत्म हो गया है, लेकिन एक वाजिब सवाल पूछ रहे हैं हमारे साथी ओम प्रकाश तिवारी, कई बार पूछ रहे हैं और इन्हें बड़ी तकलीफ है कि हम लोग आज पलायन पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि पलायन की बात क्यों, जो हुआ ही नहीं उस पर बहस कर आप बीजेपी का प्रचार क्यों करते हो। इन्हें लग रहा है कि हम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। किसी मुद्दे को अगर उठाया है किसी ने, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा बीजेपी करती है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ने अगर इस मुद्दे को उठाया है, उसकी हकीकत अगर हम बता रहे हैं, तो ये क्या हम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? अमलेंदु जी, अब अगर ओम प्रकाश तिवारी जी इसको बीजेपी का प्रचार समझते हैं तो उसको ऐसा ही समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी को हमारे इस वीडियो को ट्वीट कर देना चाहिए और इसको शेयर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पूरा हो जाएगा। पन्ना प्रमुख हैं अमित शाह जी, वो हमारे इस वीडियो को उठा करके ट्वीट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाएं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पूरा हो जाएगा। तो ये तो समझने की बात है कि हम किसका प्रचार कर रहे हैं और किसका हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम तो जो दुष्प्रचार है असल में हम उसकी हवा निकाल रहे हैं, हम सही चीज सामने लेकर के आ रहे हैं। आप इसको प्रचार कह सकते हैं, मगर हम कह रहे हैं कि जो दुष्प्रचार है उस दुष्प्रचार की हम सही चीज जो है वो सामने लेकर के आ रहे हैं। और अगर हम इसको लेकर के नहीं आएंगे तो एक तरफा दुष्प्रचार चलता रहेगा। तो ये उस दुष्प्रचार की हम जो है वो हवा निकाल के जो सही चीज, जो हकीकत है, जो जमीनी स्थिति है, वो हम सामने लेकर के आ रहे हैं, ताकि ये दुष्प्रचार जो है वो आगे ना जाने पाए। तो मैं चाहूंगा कि अगर ओम प्रकाश तिवारी जी इस बात से सहमत है तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अमित शाह जी को भी भेजें फिर कि भाई आप भी इसको जो है ट्वीट कीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर अमित शाह जी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है तो अमित शाह जी इसको ट्वीट करें, प्रधानमंत्री करें, और जो पलायन होकर के उत्तर प्रदेश में आए हैं प्रवासी मुख्यमंत्री हैं हमारे अजय सिंह बिष्ट जी, वो भी इसको जो है निश्चित तौर पे ट्वीट करें और इसका प्रचार करें। मुझको लगता है कि ऐसा होना चाहिए अगर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। 1 घंटे की अगर हमारी इस बातचीत का और इस ग्राउंड रिपोर्टिंग की पूरी दिन भर का अगर यही निष्कर्ष है तो हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, बताइए आप। तो अब तो यही कहेंगे कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार करना चाहिए। एक्चुअली ओम प्रकाश तिवारी बहुत ही गंभीर और एक बुद्धिजीवी इंसान हैं और हमारे प्रोग्राम को लगातार रोज देखते हैं, लेकिन आज उन्हें शायद मुझे लग रहा है कि शायद उनको इस मसले को समझ नहीं पाए होंगे। और मसला यही है दोस्त मेरे कि पलायन का मुद्दा बार बार, वो भी कैराना, और आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले 4-5 दिनों से कैराना बहुत चल रहा है, बहुत उछाला गया, इसलिए हम लोग भी गए। बहुत आसान नहीं है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल कर जाना और वापस लौट करके अभी स्टूडियो में बैठ करके ये प्रोग्राम कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं सुबह 6 बजे निकल करके और शाम को 6 बजे लौट करके आना और दिन भर ग्राउंड पे रहना। हमारे साथ हम अजय जी भी स्टूडियो में आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अगर कर रहे हैं तो यही समझने और समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जिस मुद्दे को यहां लाया गया और जिस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है उसकी हकीकत क्या है। तहकीकात करना पत्रकारों का काम है, उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो अगर नहीं आ रही हैं तो वो बातें आप तक आए, हम यही बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ओम प्रकाश तिवारी जी हमारी बातों को समझ गए होंगे। हम कोई बीजेपी का प्रचार करने के लिए नहीं, और न ही समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए बैठते हैं, न ही दूसरी पार्टियों का प्रचार करने के लिए बैठते हैं। हकीकत यह है कि जो सच्चाई है वो आप लोगों तक, जनता तक लाना हमारा फर्ज है। पत्रकार को पहला फर्ज यही सिखाया जाता है कि जो खबर है वो पहुंचा दो लोगों तक। अगर खबर नहीं है और उसे बनाने की कोशिश हो रही है मिर्च मसाला डालकर, तो उसमें से मिर्च मसाला निकाल करके पहुंचाने की कोशिश करो। और अगर कोई मिर्च मसाला डाल रहा है तो यह भी बता दो कि वो डाल रहा है। तो वही हम यहां कर रहे हैं। इसलिए ग्राउंड पे पहुंचने का मेन मकसद यही था कि आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जो हैं एक ही गली में जाते हैं और उस गली में हम भी जाकर के वही समझने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह वहां पहुंचे इसलिए हम उनके पीछे पीछे पहुंच गए, ये नहीं है। अमित शाह उस गली में क्यों गए ये हमें जानना बहुत जरूरी था। अमित शाह उस दुकान में ही क्यों गए, आखिर अमित शाह दूसरी दुकान में क्यों नहीं गए, ये जानना भी जरूरी था। और क्या सचमुच एक दुकान का मालिक जो है वो 5 साल बाद लौट के आया है और यहां से पलायन करके सूरत चला गया था,
ये सब समझने के लिए गए थे। और हकीकत कुछ और है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कुछ और चीजें, कुछ और वीडियो हम बाद में भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे और वहां की हकीकत की तहकीकात करके जो हम आए हैं, तो यही है। लेकिन अमलेंदु जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं कहता चूंकि ओम प्रकाश तिवारी जी भी पत्रकार हैं, तो वो भी अब आपकी इस बात से सहमत हो गए होंगे। बिल्कुल नहीं, इसलिए गंभीर इंसान है ओम प्रकाश जी, और शायद मुझे ऐसा लगा इसलिए कि वो शायद नहीं समझ पाए। हम कोई प्रचार करने नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बातें रख रहे हैं कि आखिर हकीकत क्या है। क्या पलायन बहुत बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन क्या कैराना में पलायन हुआ है? जो अजय जी जैसे बोल रहे थे कि पलायन नाम का मुद्दा है ही नहीं कैराना में। जब पलायन नाम का मुद्दा नहीं है तो इस पलायन नाम को, इस शब्द को हवा क्यों बीजेपी दे रही है, यही समझने गए थे हम। क्या सचमुच वहां के घर, जो वहां पोस्टर्स, बैनर्स और दीवारों पे लिखा हुआ, चस्पा किया हुआ जो दिखाया जाता है, अभी भी पिछले दिनों फिर से वो विजुअल्स आ रहे थे, जैसे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे अभी कि नहीं, वो पुलिस ने भी उसका खंडन कर दिया था कि ये घर बिकाऊ है, ऐसा वहां पर चारों तरफ चस्पा किया हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है दीवारों पे, और जो है वो सचमुच बिकाऊ है, लोग छोड़ के गए हैं। हम भी, आप भी, सब लोग पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इन हकीकत को, इन बातों को आप समझने के लिए वहां ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा। खैर, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई और इसकी बहुत और भी जो तहकीकात है इस पलायन की, हम आप तक पहुंचाएंगे, आप लोगों तक रखेंगे, और हमारा काम ही है कि रखना। लेकिन आप तीनों हमारे साथ जुड़े, प्रशांत जी आप जुड़े, अजय जी आप जुड़े। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अजय जी। मैं सिर्फ मतलब एक लाइन में कहना चाह रहा हूं कि कैराना में बीजेपी की कायराना साजिश है। मतलब एक कायरतापूर्ण जो है व्यवहार है, जहां पर जो है ये कि पलायन के मुद्दे को जो है हवा देना। जी अजय जी, टैग लाइन आप सुन लीजिए, अजय जी की टैग लाइन। जी प्रशांत जी। अजय जी का ही पलायन हो गया। पहले वो हमारे पड़ोसी थे, अब वो उत्तर प्रदेश में चले गए। अब क्या माना जाए कि वो अमित शाह की पुलिस की वजह से चले गए वहां। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन ये समझिए, ये बात हम लोग अभी हंस रहे हैं, थोड़ा लाइट मोड में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं छुपी हुई इन सबके पीछे। क्योंकि कैराना बार बार जब आता है तो बहुत दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी सामने आती हैं। उसमें मुजफ्फरनगर भी आता है। हम कभी मुजफ्फरनगर भी जाएंगे, वहां की तस्वीरें भी आप लोगों तक लाएंगे। वहां मुसलमानों और जाटों के बीच में जो उस समय जो खाई बढ़ गई थी, जो दीवार जो है वो खड़ी हो गई थी, क्या वो दीवार टूट गई है? वो दीवार ध्वस्त हो गई है? अब उन लोगों के बीच कोई खाई नहीं है, दोनों भाई भाई हो गए हैं, ये भी समझेंगे। और इसे जानने के लिए मुजफ्फरनगर भी पहुंचेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे वहां की खबरें भी, वहां के लोग क्या कुछ कहते हैं। लेकिन आज कैराना की बात, और कैराना में बीजेपी कायराना हरकत कर रही है, ये अजय जी अभी कह रहे थे। और क्यों कह रहे थे ये आप लोगों ने सुन लिया। तो आप तीनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रशांत जी आपको, अजय जी आपको और अमलेंदु उपाध्याय जी आपको, तीनों को, कि आप लोगों ने इस बहुत गंभीर मसले पर अपने विचार रखे और हमारे तमाम साथियों के बीच आप लोग अपनी बातों को पहुंचाए। बहुत धन्यवाद देता हूं आप तीनों को। और साथ में हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, हाजी मोहम्मद यूनिस हैं, कभी बोलते हैं गठबंधन में सही नहीं है, अखिलेश जीत रहे हैं कह रहे हैं। फिर तेज नारायण यादव लिख रहे हैं कि राजीव जी नमस्कार, मैं बक्सर बिहार से हूं। कैराना पलायन सिर्फ एक बीजेपी का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी का सत्ता से पलायन हो जाएगा। वरुण कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के जवान बिहार के गांव से में ताला मिला, ये बीजेपी बताए। और लॉनली सोल लिख रहे हैं कि लड़ाई दो पार्टियों में नहीं, लड़ाई शासक वर्ग और शोषित वर्ग होना चाहिए, शोषित वर्ग की है। जनता शासित भी है, शोषित भी है और विपक्ष भी है। जनता के लिए संदेश, भेड़ बकरियों के देश में गीदड़ सियार का और भेड़िए राज करते हैं। तो ये कह रहे हैं लोनली सोल। ऐसे ही हाजी यूनिस हैं हमारे साथ, हरिओम जी हैं जो कह रहे हैं उम्मीद है। हरिओम जी का कमेंट कहाँ चला गया, अभी फिर से देखता हूँ। लेकिन अली राजा भी हैं, अमित शाह जी आप कुछ भी
कर लो। 10 मार्च को बाबा जी की विदाई है। डीवी लाइव वेरी गुड न्यूज चैनल, बहुत धन्यवाद। अली राजा, तेज नारायण जी लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं अजय जी ने बिल्कुल सही कहा, कैराना में कायराना काम। ओम प्रकाश जी अच्छा लगा आपने कमेंट किया फिर से। और लाल बहादुर यादव हैं जो लिख रहे हैं कि पलायन करके तो ढोंगी बाबा उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आ गए हैं, इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता उत्तराखंड वापस करके पलायन पर रोक लगा देगी। लाल बहादुर यादव जी कह रहे हैं। दीपक तिवारी कह रहे हैं कि गंगा दंगा तिरंगा बीजेपी का प्रमुख एजेंडा रहा है, परंतु कैराना पलायन मुद्दा व किसानों का मुद्दा इनके पलायन का प्रमुख कारण बन सकता है। ओम प्रकाश तिवारी जी, मतलब कुछ और नहीं है, मैं समझता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश जी की बातों का मतलब मैं भी समझ रहा हूं जो कह रहे थे, इसलिए हम लोग बात भी कर रहे थे उस पर। तेज नारायण जी हैं। मोहम्मद आफ्ताब भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि कितना भी कैराना मुद्दा उठा ले, बीजेपी इस बार दाल नहीं गलने वाली बीजेपी की। कमिल शेख भी हमारे साथ, लोनली सोल हमारे साथ में बने हुए। दीपक तिवारी तो हैं ही लगातार बने हुए हमारे साथ में। ऐसे सुभाष तिवारी गुड नाइट लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। शशिकांत सिंह मौर्य भी हैं हमारे साथ में, और ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं जो हमें देख रहे हैं। बबलू 5G हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। और एक के पासी भी हमारे साथ हैं, डीवी लाइव बेस्ट लिख रहे हैं। और घनश्याम शर्मा जी बलिया से, पशुहारी बलिया से जुड़ते हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं कैराना से पलायन तो बीजेपी का होना चाहिए और इस चुनाव में इनका पलायन तो होकर रहेगा। समाजवादी बिगुल बच चुका है और योगी के भागने में ही भलाई है। जय जनता जय समाजवाद लिख रहे हैं। इनके अलावा आलोक यादव भी हैं, मोहम्मद शोएब भी हैं, हाजी मोहम्मद यूनिस भी हमारे साथ में, शमरूल शेख भी हमारे साथ में हैं जो कह रहे हैं आपकी राजीव जी आपके विश्लेषण आपका विश्लेषण जितना दिया बहुत अच्छा, ज्ञानी है, पत्रकार भी अच्छे, बहाना है राजनीति नोटिस एकता। नासिर जीनत भी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं। और फिर मोहम्मद शोएब भी हैं और इनके साथ कुलविंदर संधू भी हैं हमारे साथ में बने हुए। हमारे साथ में बने हुए हैं जावेद इकबाल जी भी बने हुए हैं हमारे साथ में। जावेद इकबाल जी लगातार कमेंट लिख रहे हैं और कई बार उनके कमेंट को नहीं पढ़ पाता हूं। ऐसे बहुत सारे साथी और भी हैं जिनके कमेंट को नहीं ले पाता हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। कई बार कमेंट आप लोगों के छूट जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के कमेंट को पढ़ूं लूं। कई बार ऊपर चला जाता है कमेंट, जैसे जावेद इकबाल जी आप गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद, आपको भी गुड नाइट। और मोहम्मद शहीमुद्दीन हैं जो वेरी गुड लिख रहे हैं। मोहम्मद गुलाम सरवर भी हैं, सरवार भी हैं हमारे साथ में। बंटी सिंह लिख रहे हैं SP 275+ सीट जीत रही है। कुलविंदर संधू भी हमारे साथ में, यासीन अंसारी भी हमारे साथ में, हाजी मोहम्मद यूनुस भी हैं। ऐसे बहुत सारे साथी, शशिकांत सिंह हैं जो कह रहे हैं स्टूडियो में बैठे बैठे हैं, कोरोना न्यूज सुना रहा है, देश में NTPC का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वह दिखाने के बजाय इधर बोलवा रखा है 2000 आदमियों को। इसके चैनल को सभी लोग आंसर्स कराई छात्रों के हित में, पता नहीं क्या आंसर्स कराई। आप शशिकांत सिंह मौर्य आप क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग कैराना की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही असलम अंसारी जी हैं, मुझे सबसे अच्छा लगता है लिख रहे हैं आपका चैनल। और आग खान भी हैं जो कह रहे हैं डीवी लाइव इज बेस्ट। थर्ड आई भी हैं, हिंदू खतरे में है, स्लोगन की एंट्री कब होगी सर, ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो और हासिम भी हैं, डीवी लाइव गुड लिख रहे हैं, मोहम्मद हाजी यूनुस भी हैं। तो ऐसे तमाम दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को मैं चाहता हूं कि अब समाप्त करूं और कल शाम फिर आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा कुछ खबरों के साथ, दिन भर के घटनाक्रम के साथ। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, लेकिन शाम 7 बजे हमेशा की तरह हम हाजिर होंगे और साथ में आप लोगों का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।